हाँ जी, तो एक बार फिर आप सभी ऊर्जावान नौजवान मल्टी टैलेंटेड युवा शक्ति के सामने हाजिर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तो आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा है कि कैसे कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, एनोड रे से प्रोटॉन का डिस्कवरी एंड देन न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हम लोग कर दिए। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का यदि डिस्कवरी कर लिए सर, तो सवाल उठता है ये सब कहाँ है? एटम में है। तो जैसे आपसे पहले किसी का परिचय होगा तो आपका नाम जानेगा, दिन तुरंत आपसे पूछेगा व्हाट इज योर लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया और एटम में है, तो व्हाट इज देयर अरेंजमेंट इन एटम्स, कैसे लोकेट करता है, कैसे वो रहता है। इस प्रश्न का जवाब साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो थॉमसन ने कहा कि मैं बताऊंगा, ऐसा हाथ कहा कि मैं बताऊंगा, ठीक है। तो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, क्या दिया कि अरेंजमेंट कैसे है। हाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो चाहे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप 9th 10th से भी पढ़ के आए हैं। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल चाहे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, एट दैट टाइम न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर। हाँ, ये था कि एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, लेकिन न्यूट्रॉन डिस्कवर तो 1932 में हुआ था, क्लियर है। लेकिन एक्सपेक्टेशन था, लोग जानते थे कि यहाँ कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो ये बात थी। तो चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़, एटॉमिक मॉडल्स। और सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो आप देखे हैं, टाइम बचाने के लिए बना देते हैं सर, इसमें भी 4-5 मिनट समय लग जाता है, तो ऐसा बना दिया। और आप जानते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड देन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिस्कस करेंगे, देन आपको बताएंगे सर ये मॉडल क्या है, इसे आप पढ़ करके आए व्हाट इज थॉमसन एटॉमिक मॉडल। जी हाँ, 1 टन टनाटन टन। चलिए शुरू करते हैं, मुस्कुराइए नहीं। हाँ, हम जब मुस्कुराते हैं तो आप भी मुस्कुराते हैं नहीं? जी हाँ, मुस्कुराने से मुस्कुराहट बढ़ जाता है नहीं, और कभी आंख दिखाने से भी मुस्कुराहट गायब हो जाता है। तो चलिए सर, व्हाट इज द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बोला थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन ने कहा कि एटम इज स्फेरिकली चार्ज पॉजिटिव। एटम क्या है? एटम इज स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम इज स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in which sufficient amount of electron embedded in it so that they neutralize each other। उन्होंने कहा कि एटम पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसमें गुधा हुआ है, एम्बेडेड है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, गुधा हुआ है, ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। किसके? पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दो और स्टेबिलिटी इसका मेंटेन रहे, उनका कहना था, ठीक है। तो एंड दैट्स वाई इनके इस मॉडल को उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम इज एक्सप्लेन वही बाय द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इज काउंटर बैलेंस बाय द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, उनका कहना था, ठीक है सर। दैट्स वाई इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं सर? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं सर? क्योंकि ये वाटरमेलन जैसा था। कैसा था? वाटरमेलन में जो उसका सीड्स होता है उसको आप इलेक्ट्रॉन मानिए, और रेस्ट सारे भाग जो आप खाते हैं वाटरमेलन को, उसको आप क्या मानिए? वो उसको एटम मानिए, और उसमें प्रोटॉन मानिए कि प्रोटॉन भरा हुआ है, और उसमें सीड्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल। पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों? रेजिन का मतलब क्या? किशमिश। किशमिश यानी ड्राइड ग्रेप्स। अब पुडिंग का मतलब केक है ना, केक में जो किशमिश रहता है, ठीक है, यानी उसके जैसा मिलता है। तो इसको ये मॉडल भी कहा जाता था, लेकिन दिस मॉडल गेट डिस्कार्डेड। क्यों डिस्कार्ड किया गया? क्योंकि व्हेनेवर रदरफोर्ड पास अल्फा पार्टिकल थ्रू इट, देन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास कर जाता था। तो उनसे पूछा गया था कि यदि ये सारे जगह यदि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज वाले मोस्ट ऑफ जो यहाँ भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, उसके बीच में रिपल्सन होगा, और मोस्ट ऑफ को रिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, डिफ्लेक्ट कर जाना चाहिए, या रिटर्न बैक कर जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था? मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास कर गया था। तो कहा कि भैया नहीं, ये ऐसा नहीं होता है जैसा आप कह रहे हैं कि एटम इज स्फीयर जिसमें प्रोटॉन खुच खुच के भरा हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, ठीक है।
किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके मॉडल को टक 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 कर दिया। ठीक है सर, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लिख लिए होइएगा, ऐसे हाथ से मिटा दें। हाँ जी, देन हम लोग पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? तो चलिए, इसके लिए भी हमने थोड़ा सा फोटो बना के रखा था कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल आप कहिए, और इससे आपका क्या होगा? डिस्कवरी ऑफ, जी हाँ, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इसी से डिस्कवरी होगा। न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन खोजा था? रदरफोर्ड खोजा था। क्या किया था उन्होंने? इन थॉमसन का मॉडल कब था? 1904 में। ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल आप इस समय दिया गया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये दिया गया, इस समय दिया गया। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कब दिया गया? 1911 में। चलिए, इन 1911 रदरफोर्ड ने क्या किया? ये देखिए सर, ये एक ब्लॉक ऑफ लीड है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडियम रखा हुआ है। जानते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है? एक टॉपिक छोटा सा आप एनसीईआरटी बुक में रेडियो एक्टिविटी के बारे में होता है, कहिएगा तो बना देंगे, नहीं तो आप जानते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू इमिट्स रेडियो एक्टिव रेज, अल्फा बीटा गामा रेज, जिससे निकलता रहता है, जिससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, और निकलने वाले को रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। अल्फा पर वो अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज क्या है? दैट इज डबली आयनाइज हीलियम आयन। बीटा रेज क्या है? वो दैट इज द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड गामा रेज क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तीनों हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज, यही तीन रेज का बीम होता है। अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज, और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। मास आप समझ ही सकते हैं क्या है। यदि आप किसी सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो क्या करेगा? उसको आयनाइज कर देगा। आयनाइज सबसे ज़्यादा कौन करेगा? अल्फा करेगा। देन बीटा, गामा सबसे कम करेगा, क्योंकि वह स्पीड सबसे ज़्यादा किसका होता है? गामा का होता है। सबसे कम किसका होता है? अल्फा का होता है। पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है? गामा का होता है। तो ये सब आप जानते होंगे, तो जिससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के, जिससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलता है। तो चलिए, इससे आप क्या किया गया? अल्फा पार्टिकल को इससे पास कराया गया। ये रेडियो एक्टिव, इससे अल्फा पार्टिकल्स को एक स्लिट से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को आप अल्फा बीटा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए, अल्फा बीटा गामा निकल सकता है। तो उसमें से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से किसको? अल्फा पार्टिकल को इस स्लिट से पास कराया गया, जिससे आप पतला लाइट को पास कराए। और उसको क्या किया गया? ये देखिए, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड है ना, ये गोल्ड जो है, गोल्ड का फॉयल था। आप बहुत सब जितना भी आपके पास बुक होगा सब में ये फिगर होगा सर, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा खींचने में भी 5 मिनट लगता है, तो 5 मिनट बिताने के लिए हमने ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं जो आता नहीं। हाँ, तो देखिए, इसका जो मोटाई है वो 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, एक्यूरेट। और किताब वाले कुछ कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसकी मोटाई किसी का एग्जामिनेशन में पूछता है कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में सोना का मोटाई कितना है, बताओ जी। 10 मीटर, 2000 मीटर, ऐसा नहीं रहता, इसलिए टेंशन मत लीजिए। इतना से इतने के बीच में उस फॉयल का थिकनेस था। तो वेन एवर अल्फा पार्टिकल्स 1911 Rutherford allowed a thin parallel beam of alpha particle to fall on the thin foil of gold, and the path of this alpha particle, ये जो अल्फा पार्टिकल का पाथ है उसको डिटरमाइन किया था विथ हेल्प ऑफ ए स्क्रीन। ये एक गोला सा ऐसे स्क्रीन है सर, ये स्क्रीन में, यहाँ देखिए, ये स्क्रीन में जिंक सल्फाइड का ये लेयर किया हुआ था, है ना। दैट्स वाई दिस इज जिंक सल्फाइड के स्क्रीन को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है सर, फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, स्क्रीन जिंक सल्फाइड। तो इस स्क्रीन की सहायता से इसके पाथ को डिटेक्ट किया। तो क्या उन्होंने पाया? पहला पॉइंट क्या पाया? पहला पॉइंट उन्होंने क्या किया कि द मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ट इस तरह लिखने की जरूरत, पास थ्रू द फॉयल विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बिना कोई डिस्टर्बेंस के पास कर जा रहा था। हाँ, दूसरा क्या था? फ्यू पार्टिकल गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जा रहा था। और तीसरा क्या था? वेरी फ्यू
भी आप जानते हैं कितना, 1 in 2000, 20,000, 20,000 में से एक पार्टिकल। इसमें भी कुछ कुछ लोग बदल देते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है जो गिन वहाँ क्या कहते हैं लगा करके बैठे हुए थे, हाँ 20 गो टकरा लेते एगो, ऐसा नहीं है। फिर भी मोटा मोटी क्या है, कोई 10,000 भी लोग बोल दिया करते हैं, 20, लेकिन वो होगा 20,000 ही जनरली मोस्ट ऑफ बुक में रहता है। तो कितना, 1 in कितना 20,000 गेट returned back to their path with angle more than 90 डिग्री, more than 90 डिग्री से ज़्यादा पाथ से वो क्या है, लोग उसको 180 डिग्री भी कह देते हैं, वो भी सही है। चलिए ये सब कोई बात नहीं है। तो 3 बातें हुआ, कौन, मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास कर गया, फ्यू गेट डिफ्लेक्टेड एंड वेरी फ्यू गेट रिटर्न बैक। तो क्या हुआ सो देखिए, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल गया, ठीक है, तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल का था, यहाँ क्या हो रहा था, लाइट का फ्लैश आउट है, हियर द लाइट फ्लैश आउट। तो यहां देखा कि चूंकि इस जगह स्पॉट, जहां इलेक्ट्रॉन टकराता था, अल्फा पार्टिकल टकराता, तो वहां स्पॉट क्रिएट होता था। तो उन्होंने देखा, रदरफोर्ड ने देखा कि इस रीजन पर क्या, इस रीजन में मोस्ट ऑफ फ्लैश क्रिएट हो रहा है। फ्लैश क्रिएट मोस्ट ऑफ कहाँ, इस पॉइंट फ्रंट पर हो रहा है। इसका मतलब अधिकांश पार्टिकल, इसको यहाँ से जो जितना पार्टिकल सीधा रेखा ऐसे सीधा से पास किया था, यानी मोस्ट ऑफ सीधा में ही जा रहा है, तब तो ये फ्रंट इस जगह सबसे ज़्यादा फ्लैश क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जबकि कुछ जो है अगल बगल में भी यहाँ देखिए, जैसे आप क्या करते हैं, इतना बड़ा बंडल में क्या आग लगा देते होता है, तो इस जगह क्या हो रहा है, ऐसे से फ्लैश टकरा रहा है, यहाँ हो जा रहा है, कभी कभी फ्लैश क्रिएट हो जा रहा है। क्यों हो रहा था, क्योंकि इस स्क्रीन पर लेयर किया हुआ जिंक सल्फाइड का, जो अल्फा पार्टिकल से टकराएगा फ्लैश क्रिएट होगा। तो उसने क्या देखा कि मैक्सिमम इस जगह फ्लैश आउट हो रहा है, लाइट फ्लैश आउट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल इस जगह टकरा रहा है, कुछ इस जगह टकरा रहा है, टिक टिक कभी कभी हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है। इसका मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है, अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और बहुत कम दिख रहा है कि अरे यहाँ भी कभी कभी टिक हो जा रहा है, यहाँ भी कभी कभी टिक हो जा रहा है। इसका मतलब कि बहुत कम वो क्या कर रहे थे, लगभग 20,000 में से एक क्या हो जा रहा है, इस जगह रिटर्न हो जा रहा है। रिटर्न जो हो रहा है, रिटर्न का मतलब क्या, ऐसे रिटर्न हो रहा है, वो एंगल क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, इस एंगल से 90 डिग्री से लगभग ज़्यादा एंगल से वो रिटर्न हो रहा है, तो वो लगभग 180 के आसपास होता है। तो चलिए, तो इस आधार पर उसने कुछ कंक्लूजन दिया, ठीक है। तो चलिए इसको लिखिए, हम इसको मिटाएंगे। तो चलो देखिए उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए कि यही आपका फाइल है सर, यही फाइल है, उसमें हम देखिए ये एटम बना रहे हैं, ये मेरा न्यूक्लियस, ये देखिए मेरा न्यूक्लियस, ऐसे ही बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, देखिए यहाँ बहुत सारा एटम होगा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस होगा। ये क्या बना रहे हैं सर, गोल्ड का फॉयल है, ये फॉयल, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड है, फॉयल ऑफ गोल्ड का फॉयल है। चूँकि वो लिए थे, हमारा बस चले तो अब दूसरा लेते हैं। हाँ जी यही है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से देखिए क्या हो रहा था सर, देखिए ऐसे पास कर गया, वाह, ऐसे पास कर गया, वाह, ऐसे बगल से जाएगा, ऐसे मुड़ गया, ठीक है। अब देखिए जो एकदम सेंटर पर देखिए, ये देखिए ऐसे देखिए, यहाँ देखिए ये ऐसे रिटर्न कर जाएगा, ये इसके बगल से जाएगा, देखिए डिफेक्ट करे, ऐसे पास कर गया, ऐसे पास कर, ये सब जगह क्या होगा, ऐसे पास करता जाएगा, ऐसे पास कर। तो हम एक ही एटम में आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, जो एक एटम में होगा वैसे बहुत सारे एटम में ये कहानी हो जाएगा। तो ऐसे देखिए सर, ये ये देखिए, ठीक है। जो एक एटम में होगा वही, ये क्या थिन फॉलोगेल में बहुत सारा एटम होगा, बहुत सारे एटम में एक एटम जैसा सिचुएशन होता होगा, ठीक है। तो हम एक ही में आपको समझा देंगे। तो हाँ, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास कर गया, फ्यू गेट डिफ्लेक्टेड एंड वेरी फ्यू रिटर्न बैक। इसको उन्होंने कंक्लूड क्या किया, उन्होंने कहा कि द मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज वैकेंट,
most of space in atom is vacant, that's why positively charged alpha particle pass through the foil with no any disturbance. उनका कहना था, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन क्या था? डिफ्लेक्शन के बारे में। दोज अल्फा पार्टिकल्स व्हिच पासेस नियर द ए पॉजिटिवली चार्ज हेवी सेंटर, बाद में उसको पॉजिटिव और हेवी सेंटर को न्यूक्लियस कहा। अल्फा पार्टिकल क्या है? ये अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, आपको पता ही है। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फा पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, दोज पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल व्हिच पासेस नियर द, किसके? ये न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस को क्या कहा? ये न्यूक्लियस क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज हेवी बॉडी है, चार्ज हेवी बॉडी है। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज हेवी बॉडी के नजदीक से क्रॉस कर रहा था, वो क्या है? डिफ्लेक्ट कर गया था। और वेरी फ्यू, वही जो 20,000 देखा है, which approaches near the nucleus just in a center of the alpha particle which approaches just center of the nucleus को पहले क्या बोलते थे? पॉजिटिव चार्ज हेवी सेंटर, बाद में सीधा हो गया न्यूक्लियस, जो उसके जस्ट सेंटर पर अप्रोच कर रहा था, जिसको इधर उधर डिफ्लेक्ट का कोई चांसेस नहीं था, ठीक है, वो क्या हो जा रहा था? रिटर्न बैक हो जा रहा था। ठीक है, क्लियर? तो 3 कंक्लूजन दिया, किसको? अपने ऑब्जर्वेशन को के बारे में। उन्हें ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल के पास कर गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का खाली। डिफ्लेक्ट कौन कर गया? जो न्यूक्लियस के बगल से गुजर रहा था। पॉजिटिव चार्ज ये भी है, पॉजिटिव तो रिपल्सन के कारण डिफ्लेक्ट कर गया था। रिटर्न बैक कौन हो रहा था? जो न्यूक्लियस के एकदम जस्ट सेंटर से आ रहा था, वो क्या हो रहा था? रिटर्न हो जा रहा था। ठीक है सर? ठीक। इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम लोग क्या कहेंगे? रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल। तो देखिए यहां कुछ समझने वाली बात है सर। देखिए, ये जो अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक हुआ, ये एक्चुअली आप जनरली बुक में क्या करते हैं कि इसको सटा करके न्यूक्लियस कैसे करते, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो अल्फा पार्टिकल जो आता है, ये जो रिटर्न बैक होता है, वो न्यूक्लियस के दूर से ही, ठीक है, दूर से ही डिफ्लेक्ट कर जाता है। ऐसा जो न्यूक्लियस में से ऐसे ठेक करके बाहर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ठीक है, क्या होता है सो आज अब बताते हैं। देखिए सर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, ये R0 हम इसको कह रहे हैं, ये डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। नजर आ रहा है सर? क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग यहाँ R0 से कह रहे हैं। ठीक है, नजर आ रहा होगा? ठीक। क्लोजेस्ट अप्रोच, ये क्लोजेस्ट अप्रोच किस पर डिपेंड करता है? सो देखिए, ये देखिए, ये इस पर हम प्लस E दे दिए, ठीक है, प्लस E दे दिए। अल्फा पार्टिकल जो यहाँ आ रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv²। इसका क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये इधर लिख देते हैं, ये अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या है? 1/2 mv²। तो देखिए सर, ये अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है सर? अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो वेन एवर पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज नियर द न्यूक्लियस, देयर काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीजेज ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। यहां ध्यान से देखिएगा, वेन एवर अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज नियर द न्यूक्लियस, देयर काइनेटिक एनर्जी स्लोली डिक्रीजेज। व्हाई? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन के कारण काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, किसका, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो रिटर्न बैक कर रहा है। डिफ्लेक्ट वाला तो यहां से बगल से गुजरा, छक बैक गया, आप तो पास कर जाता है। डिफ्लेक्ट वाले की बात हम नहीं कर रहे, जो रिटर्न करता है उसके बारे में, जो सेंटर पर आया था उसमें क्या होता है। सो देखिए, जब ये न्यूक्लियस के नजदीक जाता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करते करते एक सर्टेन पॉइंट पर, हियर दिस पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है, दिस पॉइंट पर हियर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल गेट चेंजेज इनटू
देयर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ वो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो एक जगह है जहाँ पर ये अब अल्फा पार्टिकल कहेगा ना अब आगे ना बढ़ पाएंगे, रे वाह ये तो बड़ा बहुत कस के धकेल रहा है, बहुत कौन कह रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या करे, बाप रे बड़ी कस के धकेल रहा है न्यूक्लियस रे, यहाँ से दौड़ते आया था, जो दौड़ते आ रहा था ये कह रहा है तो कहाँ आ रहे हो, आएगा ये बोल रहा है, कहाँ आ रहे हो, नो हम आएम, आप उधर से रिपल्सिव कर रहा है, ये कर हम आएम, यहाँ आ करके इस जगह रिपल्स काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हो गया, इसका रिपल्सिव फोर्स हो गया, तो अब उस जगह इसका पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, और इस समय ये कहेगा अब हम न बढ़े आगे, और इस समय ये रिटर्न हो जाए, ठीक है। और जो डिस्टेंस हो गया जहाँ से डिफ्लेक्ट कर गया, वो डिस्टेंस किसके, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल जहाँ से डिफ्लेक्ट कर गया, वो डिस्टेंस क्या कहलाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच जो है आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली क्या हो जाए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ, एक दो लाइन लिख देता, अल्फा पार्टिकल्स ग्रेजुअली decreases at a certain point है ना, वो क्या है R, the kinetic energy get changes into electrostatic potential energy में, ठीक है। तो देखिए, तो एट क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ देखिए, यानी क्या कह रहा है, 1/2 mv² है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ देखिए 1 देखिए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ एक ZE हो गया, दूसरा ZE ये हो गया, अब बाई R, ये पोटेंशियल एनर्जी का देख लीजिए, आप जानते हैं सर, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ एक Z क्या है, ये Z क्या है, ये अल्फा पार्टिकल का Z है, चार्ज है, और ये एक Z क्या है, ये फॉयल का Z है, यहाँ गोल्ड लिए गया था तो जो कुछ और होगा, अल्युमिनियम लेंगे तो कुछ और होगा, यानी ये बदला सकता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का तो नहीं बदलाएगा। तो यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, KE काइनेटिक एनर्जी हो गया, 1/ε0, इसको K भी लिख सकते हैं। यहाँ चूंकि अल्फा पार्टिकल का Z कितना होता है, 2, अल्फा पार्टिकल Z क्योंकि हीलियम आयन होता है, तो ये 2E × ZS हो गया बाई R0, इसलिए KE = 2ZE² बाई R0, ठीक है। अब यहाँ नज़र आ रहा होगा R0 यहाँ हम लिखते रहे, यहाँ इसको यहाँ R0 = 2ZE² बाई KE। KE क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए, अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं कि R क्या है, दिस इज क्लोजेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी पर और इसके चार्ज पर, किसके चार्ज पर, ये फॉयल के एटम के चार्ज पर। तो बताइए, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, यदि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो R ये यदि ज़्यादा होगा, हायर द KE लेसर द वैल्यू ऑफ R0, यानी क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, कब, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यू, यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या, एकदम दौड़ते हुए इसके नज़दीक तक चलाएगा, नहीं, सिंपल सा बात है, एकदम तेजी से, रुको हम न्यूक्लियस को काबिल बनता, हम आ जाएंगे, ज़्यादा एकदम तेजी से जाएगा तो ज़्यादा तेजी से जाएगा तो ज़्यादा नज़दीक तक पहुँच जाएगा, तो ये R0 क्या होगा, छोटा होगा। वही बात यहाँ, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा तो R0 कम। अब जरा देखिए दूसरा, ये Z जितना ज़्यादा होगा, Z जितना ही ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, ये उतना ही ज़्यादा होगा,
जेड ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, जेड कम होगा, जेड कम होगा तो आर क्या होगा, कम होगा। यानी ये जेड का मतलब अल्फा पार्टिकल का तो ठीक है, लेकिन यहाँ फॉयल का यदि जेड कम होगा, मान लीजिए कि गोल्ड के बदले एल्युमिनियम हो, गोल्ड के बदले एल्युमिनियम, गोल्ड का कितना 79 होता है एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो जब जेड कम होगा तो आर जीरो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि ये जेड कम होगा तो रिपल्सन कम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी में बहुत नजदीक तक चलाएगा। नहीं, रिपल्सन कम होगा तो नजदीक तक चलाएगा। क्लियर ना? तो दो बातें होगी, ये दौड़ने वाला का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो भी ये आर जीरो कम होगा क्योंकि नजदीक तक पहुंच जाएगा, और ठेलने वाला, उधर धकेलने वाले का एनर्जी कम होगा, यानी जेड का वैल्यू कम होगा, है ना, तो भी ये नजदीक पहुंच जाएगा। यहाँ आप मैथ से यहाँ देख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो भी ये कम, जेड यदि कम तो भी ये कम। तो क्या लिखे, लोअर द वैल्यू ऑफ जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर लेसर द वैल्यू ऑफ आर। ये सिंपल सा बात है, इसको आप बैठा सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा हो, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो आर जीरो का वैल्यू कम होगा, जबकि जेड का वैल्यू कम होगा तब आर जीरो का वैल्यू कम होगा। यानी ये कम कब होगा, तो आप समझ गए, दौड़ने वाला ज़्यादा स्पीड से नजदीक तक पहुंच जाए तब, या ठेलने वाला का रिपल्सन फोर्स कम हो। रिपल्सन फोर्स कब कम होगा, जो उसका एटॉमिक नंबर कम होगा। तो क्लियर हो गया? तो चलिए कॉपी कीजिए। तो इस आधार पर, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ पॉइंट बोला, कुछ मॉडल दिए, उसके कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। क्या लिखा था उन्होंने? कहा द मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज वैकेंट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड, ऐसे लिख लीजिए दूसरा कंडीशन, ऑलमोस्ट ऑल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is concentrated in central heavenly central core, heavenly चाहे रहने दीजिए, concentrated in central core is known as, उस कोर को कहते हैं हम लोग known as न्यूक्लियस। तीसरा, an electron revolves around nucleus in a circular path is known as orbit या cell, like सोलर सिस्टम जैसा। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। Thus, atom is electrically क्या है, न्यूट्रल। Atom is nucleus is hard and rigid. Radius of nucleus, that is, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस देखिए 10⁻⁻, ये याद रखना है,
15 मीटर या -13 सेंटीमीटर is very small than radius of atom. एटम का 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो चलिए ये कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। तो चलिए आप लिख लिए होइएगा। तो ये मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज वैकेंट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। मास, लगभग पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। इलेक्ट्रॉन का है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटता रहता है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस और एटम का रेडियस आप जान गए। तो आप बता सकते हैं यहाँ कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, याद रखिए इस आधार पर कि रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एटम का कितना 10⁻⁻10, इसका कितना 10⁻15। ठीक है, तो रेडियस ऊपर चला जाएगा। तो रेडियस ऑफ एटम ये ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻5। तो ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻5 इंटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जबकि इसी आधार पर यदि हम वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो ये 4/3 πr³ होता है यहाँ। तो हम ऐसे करेंगे तो ये 10⁻15 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ एटम, एक ये बातें याद रखें। तीसरा, आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यदि निकालना होगा तो ये 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू A, इस फार्मूला पर भी एक्यूरेट निकाल सकते हैं। ठीक है, 13 है। तो आप इसको देखिए। जहाँ A क्या है, यहाँ A मास नंबर है, मास नंबर ऑफ एटम। जैसे एग्जाम्पल, यदि एल्युमिनियम का हम लोग निकालना हो रेडियस, तो क्या कैसे निकालेंगे? एल्युमिनियम का A कितना होता है, 27। तो इस आधार पर यदि हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या करेंगे, 1.33 इंटू 10⁻, इतना इंटू 27 का 3, यानी यह हो जाएगा 399 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर की जगह तो ये बदलेगा, ये सो तो फिक्स रहेगा, तो इस हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया। तो ये आपका रहा क्या चीज़, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। यदि आप ड्रॉबैक का बात करेंगे या लिमिटेशन का, तो आप रदरफोर्ड्स का ड्रॉबैक या लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में पहला लिमिटेशन है कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी विच गिवन बाय मैक्सवेल, कि एनी चार्ज बॉडी मूविंग अराउंड अनदर चार्ज बॉडी, या कोई भी चार्ज बॉडी इज मूविंग, इट मस्ट बी इमिट्स एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी चक्कर काटता रहता है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी के आधार पर ये एनर्जी रेडिएट करेगा। एक तो एनर्जी रेडिएट कर रहा है और दूसरा न्यूक्लियस को खींच रहा है। देन आफ्टर पासिंग थ्रू ए स्पाइरल पाथ, इट शुड बी फॉल विद इन द न्यूक्लियस, लगभग विद इन 10⁻⁻8 सेकेंड में इसको फॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, इनसे पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थ्योरी, द negatively charged rotating electron must be emits energy in a form of radiation, and that's after passing through a spiral path. After passing through a spiral path, it should be fall into the nucleus, positive charged nucleus, and
एटम शुड कोलैप्स, एटम को पिचक जाना चाहिए, लेकिन जानते हैं कि एटम ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता है। इनसे पूछेगा ऐसा क्यों नहीं होता है, आप जवाब दीजिए, तो ये जवाब नहीं दे पाए थे। दूसरा, उन्होंने सीधा कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काटता है, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट, है ना, तो नॉट एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। ऑर्बिट, पार्टिकुलर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, व्हाट इज द, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये अनेबल टू एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट। तीसरा है, आप ये तीसरा पॉइंट आप अभी देखिए, बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसमें डिसकंटिन्यूअस लाइन होता है, वो कैसे बनता है, अनेबल टू एक्सप्लेन डिसकंटिन्यूअस लाइन ऑफ एच स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये पढ़िएगा, अभी जस्ट पढ़ाएंगे, उसमें जो लाइन बनता है वो कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस क्यों है, इसके बारे में इनसे पूछेगा, चूंकि वो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा होता है, तो उनसे पूछेगा तो ये जवाब नहीं दे। तो ये 3 लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को बोर्ड्सहाम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बोर्ड्सहाम एक्सप्लेन करेंगे, और कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। और कहीं ना कहीं बोर्ड्सहाम क्या करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए इनके लिमिटेशन को हटाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं, मुखातिब होते हैं, देन हम लोग बोर्ड्स मॉडल पढ़ने से पहले प्लैंक्स क्वांटम थियरी पढ़ेंगे, एंड देन हम बोर्ड्स मॉडल आपको पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ क्या करने वाले हैं सर, बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, क्या चीज़ का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करने वाले हैं, और लोगों को और अपने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलिए आज से विदा, आज से नहीं, आज के लिए विदा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।